नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीरू द्विवेदी एजुकेशन हब पर। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे, आपका परिवार बेहद स्वस्थ, मस्त और खुशहाल होगा डियर। आज हम बात करेंगे बाल मनोविज्ञान के एक ऐसे प्रैक्टिस सेट की जो कि आगे आने वाला यूपी टेट हो, सुपर टेट हो या शिक्षक भर्ती से संबंधित कोई भी परीक्षा हो, जो बाल मनोविज्ञान से प्रश्न अगर बनते हैं उस शिक्षक भर्ती में, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उसी एग्जाम के लिए है डियर। तो पूरे शिद्दत से वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मैं वादा करता हूं कि आप बहुत से नई चीज़ों से रूबरू होंगे इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। 1912 में किस संप्रदाय का प्रतिपादन हुआ था? गेस्टाल्ट का, प्रेरक का, मनोविश्लेषण का या साचर्य संप्रदाय का? तो 1912 में जो संप्रदाय आया था उसका नाम था गेस्टाल्ट संप्रदाय। ए ऑप्शन एकदम सही है। अब गेस्टाल्ट संप्रदाय की आधारशिला किसने रखी? तो वर्दिमर ने रखी थी। गेस्टाल्ट एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है समग्रवाद से या पूर्ण आकृति से। अगर अन्य गेस्टाल्टवादियों के नाम पूछे जो आप वर्दिमर, कोहलर, कोफका, कुर्ट लेविन का नाम नोट डाउन कर लीजिएगा। कोहलर ने सूच के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था सुल्तान नामक वनमानुष या चिंपैंजी पर, और कुर्ट लेविन ने 1951 में अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत प्रतिपादित किया था डियर, नोट डाउन कर लीजिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, कथन किसका है? स्किनर का, क्रो एंड क्रो का, रूसो का या मिलर का? तो मनोविज्ञान जो शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है डियर, ये कथन है बीएफ स्किनर का। ए ऑप्शन एकदम सही है। बीएफ स्किनर अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे और इनका जो सिद्धांत है उसे हम क्रिया प्रसूति अनुबंधन सिद्धांत और नैमित्तिक अनुबंधन के नाम से भी जानते हैं डियर, नोट डाउन कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है 6 से 11 आयु वर्ग के लिए, 9 से 14 आयु वर्ग के लिए, 15 से 35 आयु वर्ग के लिए या कोई आयु सीमा नहीं है। तो बता दी जो अनौपचारिक सीमा होती है, अनौपचारिक शिक्षा की सीमा होती है डियर, उसका कोई भी टाइम पीरियड या फिक्स नहीं होता, यानी कि इसकी कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं है। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अनौपचारिक शिक्षा हम कहीं पर भी रहकर किसी भी तरह से किसी भी लोग से सीखते रहते हैं। अनौपचारिक का कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं है। अगर औपचारिक शिक्षा लिखा होता तो वो टाइम टेबल के हिसाब से चलती है। आप जो विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते हैं वो औपचारिक शिक्षा ही होती है डियर, नोट डाउन कर लीजिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। छात्रों में सामाजिक चेतना विकसित की जा सकती है अध्यापक के भाषण से, उनके साथ विचार विमर्श करने से या पसंदीदा पुस्तक पढ़ने से या समाचार पत्रिका पढ़ाने से। तो छात्रों में जो सामाजिक चेतना विकसित कर पाएंगे डियर, वो कर पाएंगे उनके साथ विचार और विमर्श करने से। जब आप विचार विमर्श करेंगे तभी तो उनमें सामाजिक चेतना का जो विकास हो पाएगा डियर। तब आप उनसे समाज के बारे में बातें करेंगे, समाज में हो रहे जो नैतिक मूल्य हैं उनको आप सिखाएंगे, तो वो क्या करेंगे, उनमें सामाजिक चेतना इम्प्रूव होगी डियर। तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। 21वीं सदी में मनोविज्ञान का मुख्य आधार क्या तय हुआ? व्यवहार, आत्मा, मन या कोई नहीं? तो जो मनोविज्ञान का आधार है वो व्यवहार ही तय हुआ था 21वीं सदी में। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात व्यवहार की आई है तो बता दें, व्यवहार की बात सबसे पहले विलियम मैकडूगल ने की थी। अपनी बुक थी उनकी एक, द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, उसमें इन्होंने व्यवहार की बात की थी। मैकडूगल जो कि मूल प्रवृत्तियों की भी जनक माने जाते हैं डियर, नोट डाउन कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। वाटसन मनोविज्ञान की किस अवधारणा को मानने वाले थे? चेतनावाद, गेस्टाल्टवाद, व्यवहारवाद या उपर्युक्त सभी? तो बता दी जो महान मनोवैज्ञानिक थे जेबी वाटसन, ये व्यवहारवाद के जनक हैं, इसीलिए इन्होंने सिर्फ और सिर्फ व्यवहारवाद पर जोर दिया। इनका एक प्रस्तुत कोटेशन था, इन्होंने कहा था कि तुम मुझे एक नवजात शिशु दे दो, मैं उसको चोर, डाकू, वकील या जो कुछ भी चाहूँगा बना दूंगा डियर। तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक बुक के लेखक कौन है? स्किनर, हल, पावलोव या थॉर्नडाइक? तो द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो बुक है डियर, ये स्किनर की है। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की।
शिक्षण सूत्र जो पथ प्रदर्शन करते हैं जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है, कथन किसका है? रूसो का, रेमंड का, हर्बर्ट गुली या आर के शर्मा का? तो ये जो कथन आप देख रहे हैं ये हर्बर्ट गुली का है। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ये कथन पिछले शिक्षक भर्ती में कई बार पूछा गया है डियर, तो याद रखिएगा हर्बर्ट गुली, सी ऑप्शन। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। शिक्षण को पूर्व ज्ञान पर ही नए ज्ञान को आधारित करना चाहिए, यह कथन किस शिक्षण सूत्र की ओर संकेत करता है? ज्ञात से अज्ञात की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर या सरल से कठिन की ओर? तो शिक्षण जब आप पूर्व ज्ञान से अटैच करके नए ज्ञान को देंगे डियर, तो कहीं ना कहीं जब बालक को कोई चीज़ें ज्ञात रही होंगी, कुछ चीज़ें सीख रहा होगा उसने, तब आप उससे जोड़कर पढ़ाएंगे तो वो उस कॉन्सेप्ट को बेसिकली बहुत अच्छे से समझ लेगा डियर। तो इसलिए ज्ञात से अज्ञात की ओर एकदम सही है, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धिलब्धि कितनी होगी? 80, 100, 110, 125? तो बता दें जो बुद्धिलब्धि निकालने का फार्मूला होता है वो मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100 होता है डियर। तो जब मानसिक आयु कितनी है 10 वर्ष है, 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 है, तो मानसिक 10 कर दीजिए, 10/8 गुणे जब आप 100 करेंगे डियर, काटेंगे तो कितना आएगा उत्तर? 125 आएगा। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर, नोट डाउन कर लीजिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। कोहल वर्ग के सिद्धांत के अनुसार नैतिक तार्किकता डैश डैश पर निर्भर करती है? संदर्भ पर, बाह्य उद्दीपक पर, प्रशिक्षण पर या विकास के चरण पर? तो बता दें जो कोहल वर्ग थे ये नैतिक विकास के जनक माने जाते हैं और इनका जो सिद्धांत है ये विकास के चरणों पर ही केंद्रित है। तो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। वाइगोत्स्की के अनुसार डैश डैश के बाद लिंग संबंधी चेतना तीव्र हो जाती है? किशोरावस्था प्रौढ़ावस्था में, बाल्यावस्था किशोरावस्था कम, बाल्यावस्था किशोरावस्था तीव्र या बाल्यावस्था प्रौढ़ावस्था तीव्र? तो जो वाइगोत्स्की ने कहा था कि बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था में लिंग संबंधी चेतनाएं तीव्र हो जाती हैं, यानी कि सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अब वाइगोत्स्की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के भी ये जनक हैं और ये जो है जेडपीडी को के कॉन्सेप्ट को देने वाले भी हैं। जेडपीडी का अर्थ है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। बता दें जो जेडपीडी होता है ये एक अस्थायी सहयोग होता है बालकों के लिए। बता दें वाइगोत्स्की ने कहा था कि बालक सबसे अच्छा कहाँ से सीखता है? तो सिर्फ और सिर्फ समाज की अंतःक्रिया से। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। शिक्षण की अनुमानी विधि डैश डैश द्वारा विकसित की गई? डेकर, आर्मस्ट्रांग, हर्बर्ट स्पेंसर या मोनेरो द्वारा? तो शिक्षण की जो अनुमानी विधि है डियर, अनुमानी को हम खोजी विधि भी कहते हैं, ह्यूरिस्टिक विधि भी कहते हैं डियर इसको। तो ये आर्मस्ट्रांग द्वारा दी गई थी। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अब आर्मस्ट्रांग थे कहाँ के? तो बता दें ये लंदन के इंपीरियल कॉलेज में एक रसायन विज्ञान के प्रोफेसर थे डियर और इन्होंने ही खोज विधि की खोज की थी। ह्यूरिस्टिक, अन्वेषण, कई नामों से इसे हम जानते हैं डियर, नोट डाउन कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। बहुबुद्धिमत्ता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? कोहलर, गार्डनर, पियाजे, पावलोव? तो जो बहुबुद्धि का सिद्धांत था वो हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया डियर। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। पावलोव शास्त्रीय अनुबंधन के जनक हैं, पियाजे ये संज्ञानात्मक विकास के जनक हैं और कोहलर सूच के सिद्धांत के प्रतिपादन करता है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले कहाँ स्थापित किए गए? यूएस, यूके, जर्मनी, डेनमार्क? तो किंडरगार्टन जो स्कूल था वो सबसे पहले जर्मनी में स्थापित किए गए। डी ऑप्शन एकदम सही है। अब किंडरगार्टन स्कूल के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? तो फ्रॉबेल को माना जाता है और फ्रॉबेल खेल विधि के भी जनक माने जाते हैं डियर, नोट डाउन कर लीजिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। सीसीई में कितने प्रतिशत निर्माणात्मक मूल्यांकन है? 20, 40, 50 या 75? तो बता दें जो सीसीई में निर्माणात्मक मूल्यांकन है वो सिर्फ और सिर्फ 40% का है। अगर योगात्मक पूछता तो आप 60% मार देते डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। सूक्ष्म शिक्षण की खोज टेड डैश के द्वारा की गई? लियोलार्ड, रीड हेस्टिंग, स्टीव सैम्पसन या ड्वाइट एलन? तो विश्व में जो सूक्ष्म शिक्षण की खोज की गई वो ड्वाइट एलन के द्वारा की गई।
लेकिन अगर भारत में पूछ ले सूक्ष्म शिक्षण के जनक कौन है, तो आप मारेंगे डी तिवारी जी का नाम। और भारत में जो सूक्ष्म शिक्षण का टाइम निर्धारित किया गया है वो 36 मिनट निर्धारित किया गया है डियर। पूछा जाता है एग्जाम में कितना मिनट है, 36 मिनट बताएंगे आप डियर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक प्रबुद्ध तथा मानवीय समाज की ओर नामक प्रतिवेदन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? कोठारी आयोग प्रतिवेदन, आचार्य राममूर्ति प्रतिवेदन, यशपाल समिति प्रतिवेदन या जनार्दन समिति प्रतिवेदन। तो जो समाज में प्रबुद्ध और मानवीय प्रतिवेदन के नाम से जाना जाता है वो आचार्य राममूर्ति प्रतिवेदन को जाना जाता है। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। कोठारी आयोग कब आया था? तो 1964 से 66 तक चला था कोठारी आयोग। यशपाल पूछ ले तो ये 1992-93 में आया था। और यशपाल समिति जो है इन्होंने कहा था कि एजुकेशन विदाउट बर्डन, यानी हमें बालक को प्रतिबंधित करके शिक्षा नहीं देनी है, उसके बस्ते के वजन को ज़्यादा बढ़ाकर शिक्षा नहीं देनी लीडर। तो याद करिएगा यशपाल समिति, ये यूजीसी के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं प्रोफेसर यशपाल, और इन्हीं की अध्यक्षता में ही हमारा एनसीईआरटी भी तैयार हुआ है डियर, नोट डाउन कर लीजिएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। विद्यार्थी की लेखन शैली और अभिव्यक्ति की शक्ति डैश के द्वारा सबसे अच्छी तरह परीक्षण की जाती है? कक्षा के मौखिक प्रश्न और उत्तर से, वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों वाले मानकीकृत परीक्षण से, विस्तृत उत्तर वाले परीक्षण से, या उपरयुक्त सभी। तो विद्यार्थी की जब आप लेखन शैली की जांच कर रहे हैं डियर, तो मौखिक प्रश्न उत्तर से कैसे कर पाएंगे, सवाल ही नहीं है। वस्तुनिष्ठता में लिखने का कहाँ काम आता है डियर, तो आप सिर्फ और सिर्फ सी ऑप्शन में जाइए, विस्तृत उत्तर वाले परीक्षण से। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। यदि एक बच्चे की कालानुक्रमिक आयु 60 माह है और उसकी मानसिक आयु 66 माह है तो उसकी IQ लेवल क्या होगा? अभी मैं आपको सूत्र बताया हूँ, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100। तो मानसिक आयु 66 है तो 66 बटा 60 और गुणे 100 कर दीजिए, उत्तर आ गया इसका। 60 से 1 यहाँ कट दीजिए और 6 से 11 66, 11 10 में 110, यानी कि सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। ऐसे ही एग्जाम में आप जब आपको सूत्र पता होगा तो आप 1 सेकंड के अंदर जो है क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करके उत्तर की तह पर पहुंच जाएंगे डियर। तो नोट डाउन कर लीजिएगा, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। कौन सा शब्द एक बच्चे की शारीरिक वृद्धि को सबसे अच्छी तरह वर्णित करता है? गुणात्मक, संकल्पनात्मक, मात्रात्मक या असंगठित? तो जो बच्चे की शारीरिक वृद्धि को सबसे अच्छी तरह से वर्णित करता है वो है मात्रात्मक। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। किसने लिखा वह एकमात्र सीख जो पर्याप्त रूप से व्यवहार और शिक्षा को प्रभावित करती है वो स्वयं खोजे हुए होती हैं? कार्ल रोजर्स, मारिया मॉन्टेसरी, जॉन डेवी या लेओ वाइगोत्स्की? तो बता दें ये कथन कार्ल रोजर्स का है। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। मारिया मॉन्टेसरी, ये मॉन्टेसरी विधि की जनक है जो कि इटली की रहने वाली थी। जॉन डेवी जो कि प्रगतिशील शिक्षा के जनक माने जाते हैं और शिक्षा को इन्होंने त्रिमुखी भी बताया था। लेओ वाइगोत्स्की ये सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के जन्मदाता माने जाते हैं डियर, नोट डाउन कर लीजिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। शिक्षा की डाल्टन प्रणाली डैश के द्वारा विकसित की गई? मारिया मॉन्टेसरी, जॉन डेवी, हेलन पार्कहफ्ट या टी रेमंड के द्वारा? तो डाल्टन विधि जो है वो मैडम पार्क हेलन हफ्ट के द्वारा दी गई। सी ऑप्शन एकदम सही है। अब बता दें जो डाल्टन प्रणाली है इसे हम ठेका विधि के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसमें बच्चों को पढ़ाने का एक तरीके से ठेका दे दिया जाता है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। एरिक एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत में उद्योग बनाम हीनता का चरण किस वर्ष के दौरान हुआ था? 4 से 5 वर्ष, 5 से 12, 13 से 19, 2 से 4 वर्ष? तो बता दें डियर ये 5 से 12 वर्ष के बीच हुआ था। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं को जांचते समय अध्यापक को कैसा होना चाहिए? कठोर, नरम, वस्तुगत या यथातथ्य होना चाहिए? बीच का, ना अधिक कठोर ना अधिक नरम? तो बता दें जब टीचर पुस्तकों का या कापियों का बालक के एग्जाम के बाद मूल्यांकन करता है तो उसे सिर्फ और सिर्फ वस्तुगत या यथातथ्य होने चाहिए। बालक जैसे कॉपी में लिखा है उसको सिर्फ उसी के हिसाब से नंबर प्रोवाइड करने चाहिए। वहाँ पर किसी भी तरह का विभेदीकरण की नीति को लागू नहीं करना है डियर। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। किसी कक्षा में सीटिंग प्लान के लिए सर्वोत्तम मानदंड क्या हो सकता है? विद्यार्थी की पारिवारिक पृष्ठभूमि, विद्यार्थी के साथ व्यक्तिगत संबंध, बच्चे की लंबाई तथा दृष्टि की तीव्रता, बुद्धि तथा प्रेरणा का स्तर?
तो जब आप सीटिंग प्लान कर रहे हैं एग्जाम के लिए बच्चों का, तो सिर्फ वाक्यों की लंबाई और दृष्टि की तीव्रता का ही सीटिंग प्लान कीजिए डियर। कि बालक कौन ज़्यादा लंबा है वो आगे वाले की कापी तो नहीं चेक कर पाएगा, देख लेगा कि देख देख कर लिख ले। ऐसे ही आपको सीटिंग प्लान सही तरीके से करना है। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। वयस्क शिक्षा डैट डैश के नियंत्रण के अधीन होनी चाहिए, सरकार, शिक्षित व्यक्तियों, गैर सरकारी संगठन या सभी। तो वयस्क शिक्षा ये सभी के अधीन होनी चाहिए, तभी जो है वयस्क जो है शिक्षित हो पाएंगे डियर। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है? 2 अक्टूबर, 11 नवंबर, 30 जनवरी या 31 मार्च को। तो बता दें जो प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है 11 नवंबर को मनाते हैं, क्योंकि 11 नवंबर के दिन ही हमारे भारत के पहले जो शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी का जन्मदिन था डियर। तो उन्हीं की स्मृति में हम हर वर्ष को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाते हैं डियर। तो ये थे आज के टॉप 13 महत्वपूर्ण जो है बाल मनोविज्ञान से रिलेटेड प्रश्न। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो के प्रश्नों का लेवल भी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको एकदम शिद्दत से समझ में आए हैं तो एक बार वीडियो को दमदारी के साथ शेयर और लाइक करना ना भूलें। और जितने भी लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे जल्द ही आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।